बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़ंजीर अदल के साथ मैं हूँ शादाब रियाज़ और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फैज़ुल्लाह ख़ान नियाज़ी साहब। हम टेलीफोन लाइन पे लेंगे फैसल चौधरी एडवोकेट साहब को। और नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे आज का इंतहाई अहम टॉपिक, मुल्क के अंदर इलेक्शन कब होंगे इसके बारे में तो अभी हतमी तारीख नहीं दी जा रही, लेकिन सियासी गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। सबसे पहले साबिक वज़ीर इत्तलात वाज चौधरी साहब, जो कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बार के मेंबर भी हैं, वकील भी हैं, उनको हिरासत में लिया गया और फिर रिमांड हासिल किया गया उनका। फिर शेख रशीद साहब जो कि अपनी जमात के वाहिद रुकन थे, उनको गिरफ़्तार किया गया। फिर आमिर सईद रां जो कि साबिक सेक्रेटरी हैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। फिर आमिर जो रियाज खान हैं एंकर पर्सन, उनको भी हिरासत में लिया गया। हिरासत का सिलसिला, गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया है। नाज़रीन, अगर देखें तो हमने हर दौर के अंदर ये सियासी गिरफ्तारियां होती रहती हैं। पिछले दौर में अगर इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो तब भी मुस्लिम लीग नून की तमाम लीडरशिप जो है वो बारी बारी यात्रा करके आई थी, जेल यात्रा करके वापस आई थी। एक एक का नाम लेंगे फिर टाइम बहुत लग जाएगा, लेकिन सबको पता है कि काफ़ी लोग, नवाज शरीफ साहब समेत तमाम लोग जो है वो जेल में रहे। आसिफ अली जरदारी साहब को जेल में रहना पड़ा। ये सियासी इंतकाम, सियासी गिरफ्तारियां कब तक चलेंगी, कब तक बंद होंगी? पाकिस्तान इस वक्त मुआशी बहरान का शिकार है, मुल्क काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात में है, दहशत गर्द जो हैं वो भी सर उठाते नज़र आ रहे हैं। इन सिचुएशन के अंदर हम अपनी सियासी दुश्मनियाँ निभाएं या मुल्क को बचाएं? सबसे पहले मेरा ख्याल है हम बात करते हैं फैसल चौधरी साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। वालेकुम सर। जी अच्छा फैसल साहब, ये अभी हम बात यही कर रहे थे, फवाद भाई की गिरफ्तारी, ये सिलसिला शुरू हुआ और अब बार बार शेख रशीद साहब भी पकड़े गए, आमिर सईद रां को पकड़ लिया, फिर इमरान रियाज भी जो है वो भी पकड़े गए। ये क्या चल रहा है सिलसिला फैसल भाई? ये क्यों नहीं रुक रहा? क्यों हम पाकिस्तान का नहीं सोच रहे, हम दहशत गर्दी से लड़ने का नहीं सोच रहे, हम मईशत से लड़ने का नहीं सोच रहे? किस तरफ जा रहे हैं हम? देखिए शादाब, ये बात तो है सोचने की। ये जो आप बातें कर रहे हैं, ये हर ऑर्डिनरी पाकिस्तानी यही बात कर रहा है। हर पाकिस्तानी इसी मामले के ऊपर जो है वो परेशान है कि हुकूमत जिसका काम है कि वो आम लोगों के जो माशी गवर्नेंस के मसाइल हैं उनके ऊपर तवज्जो दे, उसकी बजाय सियासी मुखालफों को टारगेट करने पे ज़्यादा जोर है। इससे पहले शहबाज गिल की गिरफ्तारी हो, आज़म स्वाति साहब की गिरफ्तारी हो, तो ये मामला जो है चलते रहते हैं। और दूसरी जो इसमें देखिए, कोई गिरफ्तारियां होती हैं, कोई मामलात ऐसे होते हैं, कोई पर्चे ऐसे होते हैं। अब अगर किसी पे तनकीद कर दी जाए, वो शेख रशीद साहब पे, जरदारी साहब पे तनकीद करने पे बगावत और इंसाइटमेंट और म्यूटनी यानी बगावत में उकसाने की दहशत दफात लगा दी। फवाद साहब के ऊपर भी ऐसा हुआ। तो ये जो सेडिशन है, ये शंदाना गुजार पे भी हुआ है। तो ये जो मामला है कॉलोनियल माइंडसेट है। हमारे जो लोग हैं वो ब्रिटिश इरा में रह रहे हैं, वो ब्रिटिश राज को आइडियलाइज करते हैं, यानी बादशाहत या उसको, वो जमहूरियत का मिजाज ये नहीं जो यहाँ पे है। और ये मामला पिछली हुकूमतों में भी रहा है, पीटीआई में भी मामला रहा है, लेकिन इसे सीखा कोई है या नहीं है? तो जवाब यह है कि सीखा किसी ने नहीं। दहशत गर्दी जैसी मजमूम आप दफात लगाएं, उसके बाद फिर सर आप लोगों को जिस तरह से पकड़ के, जिस तरह से मफलिंग करके, मुंह पे कपड़े चढ़ा के, हथकड़ियाँ लगा के पेश करें, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बिल्कुल, आप हमारे साथ ही रहिएगा फैसल साहब। आदम सईद रां साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये खुद भी कानून दान है और हमारे बड़े प्यारे दोस्त आमिर सईद रां साहब। आमिर की बात करने, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल करें। आमिर की तो गिरफ्तारी कहाँ पे हुई उसको तो पता ही नहीं। आज मैं पढ़ा था, ये मैं इस्लामाबाद में था। आमिर जस्ट मेरा बहुत ही उसके साथ प्यारा ताल्लुक है, भाई है मेरा, तो उसका तो पता ही नहीं है वो किधर है। तो ही इज बीन अबडक्टेड फ्रॉम पास्ट 24 आवर्स और कोई उसको पूछ नहीं रहा। तो ये जो इंटरिम गवर्नमेंट बैठी हुई है, ये क्या कर रहे हैं? ये मुखालफों के पीछे जा रहे हैं और ये पाकिस्तान की शहरी उठाए जा रहे हैं, उनका कोई अता पता ही कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ये आदम साहब की तरफ चलते हैं। आदम साहब, आप हमारे साथ लाइन पे हैं? आदम साहब, आमिर सईद रां साहब जो है वो, मैं आपको एक बताऊं कि आज के हमारे जंजीर दल के मेहमान भी थे, उनके साथ ये तय पा गया हुआ था, उन्होंने आज यहाँ पर हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत करनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज ये आपको पता है कि हम सब
पुलिस समेत उनको तलाश कर रहे हैं। अच्छा आदम साहब, मैं क्योंकि मेरा भी आमिर साहब से तकरीबन कोई 20-25 साल पुराना दोस्ती या ताल्लुक है, वो तो बेचारा तनकीद करने वाला भी नहीं था, बड़ा हंसमुख सा आदमी है। और वो किसी के ऊपर अगर कहीं, जैसे अभी फैसल साहब बात कर रहे थे कि शेख रशीद साहब ने जो है वो जरदारी साहब के मुतालिक बात की, या उससे पहले इलेक्शन कमीशन के हवाले से फवाद साहब ने बात की, तो आमिर को जितना मैं जानता हूं, जितना मैं स्क्रीन पे हमने उसको देखा है, वो तो आपस की महफिल में भी इनके खिलाफ किसी के इस तरह के बयानात नहीं देता। तो उसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी वजूहात का तो मुझे भी अंदाजा नहीं है, लेकिन जिस तरफ आपने इशारा किया अभी उनके साथ उनके अच्छे तल्लुकात थे। जो बज़ाहिर मुझे नजर आ रहा है, जो उनको उठाया गया है वो पॉलिटिकल प्रेशर डालने के लिए एक टैक्टिस हो सकता है उनका। चौधरी बरादरान की वजह से उनके साथ ताल्लुक है, चौधरी मोने साहब के साथ। तो ये अभी जो पूरी एक रविश चल रही है मकसद इस गवर्नमेंट की, निगरान सेटअप की या फेडरल गवर्नमेंट जो लोग बैठे हैं, तो ये पूरा मकसद समझ से बालातर है। वो किस तरह इनको प्रेशराइज करना चाहते हैं, मतलब मुख्तलिफ पर्चे करा के, ड्रा के, धमका के। जहाँ तक आमिर भाई का है कि हम हार्वेस्ट इकट्ठे होते हैं, चीजें डिस्कस होती रहती हैं, तो डिफरेंट एंगल से उनको पैगाम ये बुझाया गया है किसी तरह आप चौधरी साहबान को मोल्ड करें कि वो किसी न तरह इमरान खान साहब का साथ छोड़ें। तो आमिर साहब जो है वो लिविंग है, वो कहते नहीं जी, वो पॉलिटिकल स्टैंड है। मैं उनको जो भी ओपिनियन दूंगा, मैं तो लीगली ओपिनियन दे सकता हूँ, पॉलिटिकल उनका अपना है, तो मोनी साहब तो अपनी विल तो उस पर करेंगे। तो बस ये चीजें चल रही थी। अभी जो उनका अभी जो रिसेंट है कि जिससे उनको उठाया रात को से मीनवाइल हम लोग ने अपना ऑफिस में केसेस तैयार किए। उसके बाद मैं अलहदा हो गया लेबर के साथ, तो वो अभी चले गए चौधरी साहब के घर। चौधरी साहब ने बुलाया था किसी मुश्किल के लिए घर में अपने, वो चौधरी साहब घर से निकले हैं लास्ट टाइम पे, और उनकी कॉल आई घर में। मैं घर पहुंच चुका था, तो भाई मैं निकल पड़ा हूँ, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। तो रास्ते से उनको अच्छा ये आदम साहब, कोई आज आप अदालत में भी पेश हुए थे और कोर्ट में भी ये प्रोसीडिंग चलती रही सारी, कहीं से कोई अंदाजा हुआ? क्योंकि पुलिस तो इनकार कर रही है, वो कह रही है हमारे पास तो ना मतलूब है और ना हमारी हिरासत में है, और आई थिंक एफआईए ने भी इसी तरह का जवाब दिया है। पुलिस बेचारी, तो बाकी पुलिस ने क्या कहना है, क्योंकि पुलिस ने तो खैर उठाया ही नहीं है, तो पुलिस ने यही जवाब देना है। पुलिस कोशिश भी कर रही है, मेरे साथ भी रास्ते में है, सीसीपीओ साहब और अपने एसपी साहब सारे मेरे साथ रास्ते में हैं कोर्ट। और मकसद एफआईए ने आज अपना दे दिया है कि हमारे पास नहीं है। देखेंगे अब उनके पास। अब मेरे ख्याल में एफआईए के भी दरवाजे बंद हो गए, पुलिस के भी दरवाजे बंद हो गए। तो मीनवाइल कहीं ना कहीं तो उन्होंने आमिर भाई को प्रोड्यूस करके लेके आना है। तो बहुत शुक्रिया आदम साहब, हमारी दुआ है कि हमारा प्यारा भाई दोस्त आमिर सईद राज जो है वो भी खैर खैरियत से हो और खैर खैरियत से वापस आ जाए। फैजुल्लाह साहब, आप बड़ा खामोशी से बैठे हुए हैं और आप तमाम चीज़ों को सुन रहे हैं, आप क्या कमेंट्स देंगे? देखिए ना, अभी मैं जैसे फैसल साहब से भी बात कर रहा था, तो मेरा मौक़िफ़ यही था कि सियासी तौर पर जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो तब भी अग्रेसिव मोड था। भी जैसे बात की थी अपना फैसल साहब नहीं, शहबाज गिल साहब की, क्योंकि मैंने तो फवाद चौधरी साहब से शुरू किया था, लेकिन उन्होंने शहबाज गिल साहब की भी बात की। तो आपको याद होगा कि शहबाज गिल साहब भी काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव होते थे, वो रंदा फेर देंगे और ये वो सारी होती थी। सियासत में ये चीज़ें क्यों हैं? देखें शदाब साहब, सॉरी कता कलामी के लिए माजरत। पहली बात तो ये है कि मैं बड़ी शदीद किस्म की मजम्मत करना चाहूँगा जो आमिर भाई को जिस तरह उठाया गया है, जिस तरह उनको किडनैप किया गया है, ना पता है कि वो कहाँ हैं। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो हैं वो ज़रा इस पर एक्टिव कि एक वकील एक्स सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को इस तरह उठाकर और गायब कर देना, ये बड़ा काबिल मजम्मत है। और इस पर चाहिए कि यूनिज़न में जुडिशरी भी और लीगल प्रोफेशन भी जो है वो चलें और आमिर भाई की बाज़याबी की पूरी कोशिश करें। जहाँ तक बात ये है कि पाकिस्तान, फैसल साहब ने बिल्कुल सही कहा और बड़ी बजा बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टेन्योर में भी ये बात हुई।
और आपने मेरे से पूछा कि ये कब तक ये मामला चलेंगे और ये कब ये सारा कुछ सही होगा। ये तब सही होगा जब हमारी सियासी जमातें अपनी गलतियों से सीखेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब भी मैं चैलेंज देता हूं, कोई ऐसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सीनियर मेंबर बाहर निकल के कहे कि जी जो अब गलत हो रहा है वो भी गलत है और जो हमने 2018 से किया था वो भी गलत था। हम अपनी गलतियों पे माजरत करते हैं और माफी मांगते हैं उनसे जिनके ऊपर हमने जुल्म किया है। ना 2018 के बाद जर्नलिस्ट बख्शे गए थे, ना सियासतदान बख्शे गए थे। जो खिलाफ बोलता था, किसी पर 15 किलो हेरोइन डाल दी जाती थी तो किसी को गायब कर दिया जाता था। जिस तरह मीर शकील रहमान साहब को गिरफ्तारी में रखा, जिस तरह मोहसिन बेग साहब को गिरफ्तार किया गया, जिस तरह मतीउल्लाह जान साहब को गिरफ्तार किया गया, ये सारी बातों के फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आकर जवाब दे। देखिए, मैंने पिछली दफा भी ये बात की थी, जो फवाद चौधरी साहब के साथ हुआ है वो गलत हुआ है, वो नहीं होना चाहिए था, गैर आईनी था, गैर कानूनी था और उसकी मजम्मत होनी चाहिए। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी सीनियर लीडरान को और इमरान खान साहब को बाहर निकल के मानना चाहिए कि जो 2018 से वो लोग करते आ रहे थे वो सारा गलत था। आज जो हो रहा है वो भी गलत है, ये मानेंगे तब भी जो हो रहा था वो भी गलत था और उसकी मजम्मत करें, माफी मांगे उन लोगों के साथ जिनके साथ हुआ था। ये चीजें सिर्फ तब खत्म होंगी जब हमारे सियासतदान अपने एक्शंस की जिम्मेदारियां लेंगे और अपनी गलतियों की माफिया मांगेंगे। अच्छा, फैसल साहब की तरफ चलते हैं। अच्छा फैसल साहब, ये बताइएगा, जैसे अब शेख रशीद साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब के पास आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ सबूत मौजूद हैं। अच्छा, आप माशाल्लाह सीनियर कानूनदान हैं और आपको पता है कि अदालतें कानून बगैर सबूत के नहीं हिलता। तो अगर उनके पास ऐसे कोई सबूत मौजूद हैं इमरान खान साहब के पास जिसमें उनको लग रहा है कि जरदारी साहब ने कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी की है, तो वो उसमें अदालतों में क्यों नहीं लेके जाते, वो मीडिया में लेके आए। इमरान खान साहब तो आपको पता है जब स्पीच शुरू करते हैं तो बिल्कुल सब साइलेंट मोड पे चले जाते हैं और तमाम लोग उनको बैठ के सुन रहे होते हैं। तो उनकी कही हुई बात अगर वो सबूत अदालतों में पेश कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर नहीं कर सकते तो कम से कम अवाम के सामने तो ऑथेंटिक सबूत पेश कर सकते हैं। कब तक ये हम इल्ज़ामात की बुनियाद पर पकड़ दकड़ करेंगे? बात यह है सर कि जरदारी साहब पे ये इल्ज़ामात तो नए नहीं हैं, उनके ऊपर तो इल्ज़ामात लगते रहते हैं। और ये बातें अगर इसको दहशतगर्दी या इस तरह से इंसाइटमेंट और म्यूटनी में डील करना है, किसी पे इल्ज़ाम लगाना, तो डेफेमेशन के केसेस होते हैं ना मेरे भाई, उसमें गिरफ्तारियां कब होती हैं? फैसल भाई, कता कलामी के लिए माजरत, आप बड़े भाई हैं। 15 किलो हेरोइन वाला मामला था, कैबिनेट के अंदर उसकी बाकायदा मजम्मत भी की गई, फवाद साहब भी लीडिंग थे और उसमें ANF के लोगों को वहाँ पे ग्रिल भी किया गया, अगर आपको याद हो। बहरहाल इससे ये एक तो 2018 में नहीं बात मामला, उससे पीछे चले गए। ये पाकिस्तान बना है तो ये मामला ऐसा ही है। बिल्कुल, आज तक हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट क्यों नहीं आई? आज तक जो है एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट नहीं आई है। आज तक मिसिंग पर्सन्स के केसेस इधर इस्लामाबाद में लगे हुए हैं, कोई बरामद क्यों नहीं होता? फैसल भाई, लेकिन कता कलामी के लिए माजरत देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2018 से हुकूमत थी, ये सारी कमीशन की रिपोर्ट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी पब्लिक कर सकती थी लेकिन नहीं की गई। या किसी और के बस की बात नहीं है, ये नून काफ मीम नून ऐसे ही है फैसल भाई। अब ये इरफान सिद्दीकी साहब बुजुर्ग आदमी, मामला दुरुस्त नहीं होंगे, ये मामला दुरुस्त कोई नहीं होने, और असल जगह कौन सी है उसका नाम लेते हुए हम और आप भी डरते हैं। बिल्कुल। अब ये देखें ना, इरफान सिद्दीकी साहब को हथकड़ी लगा के पेश किया गया। वो हमारे बड़े सीनियर काबिल एहतराम रिजवान रजी साहब हैं, उनको हथकड़ी लगा के पेश किया गया। मीर साहब हैं, उनको हथकड़ी लगा के पेश किया गया। इमरान शफकत जो है उसको घर से उठाया गया। तो ये तो सिलसिले चल रहे हैं ना। नहीं, उसके अलावा ये जर्नलिस्ट की हद तक है, सियासतदानों में भी देखें तो जिस तरह नैब को इस्तेमाल किया गया था 2018 से ऑपोजिशन के ऊपर ये एक तशद्दुद करने के लिए, और जिस तरह गैर आईनी ये हरकतें नैब के थ्रू करवाई गई थी, उन सारों की मजम्मत पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए करे। देखें, मैं आपको यही बात की है, मैं नहीं कह रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सही है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सही है। सिर्फ एक मिनट मेरा से पॉइंट में बहुत माजरत। देखिए, मैं नहीं कह रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सही है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सही है। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि जहां पर गलती हुई है तब तक ये ठीक नहीं होगा जब तक हमारे सियासतदान बाहर आकर अपनी गलतियों पर माजरत नहीं करेंगे और अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं करेंगे। अगर जब तक अदालतें इसको एक्शन ना लें, अदालतों ने कमजोर किया खुद को, अदालतों को मजबूत होने की जरूरत है। उस दिन फवाद साहब की गिरफ्तारी पे हाई कोर्ट ने 3 ऑर्डर किए, उन्होंने कहा जी जहाँ पर हम नहीं पेश करते। क्या कर लिया अदालत ने, क्या कर लिया वकीलों ने, क्या कर लिया मीडिया ने? कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे एक हुकूमत है, वो जो मर्जी करे, ये नून लीग मजम्मत कर लेगी, तहरीक इंसाफ मजम्मत कर लेगी, तो कौन सी अपना यहाँ पे मामला दुरुस्त हो जाएंगे या क्या मतलब? फैसल भाई, लेकिन अगर सियासतदान एक दूसरे के ऊपर कानून का गलत इस्तेमाल करके और गलत केसेस ना बनवाएं तो अदालतों तक बात पहुंचेगी भी नहीं। बात
मामले में आपकी भी कांपे टांगती है, हमारी भी कांपे टांगती है, हम कर ही नहीं सकते। हमें काम का बातें अच्छा, चले चले, हम बिल्कुल, हमारी टांगे कांपती हैं, हमारी वो टांगे सारे एक लभ्य है। वो मैं नून के खिलाफ हूँ तो मैं उनको रगड़ दूंगा, आपको पीटीआई बुरी लगती है, किसी को पीपल्स पार्टी बुरी। मैं तो बात ही और कर रहा हूँ। मैं तो ये सियासतदानों की, इन बेचारों की कैपेसिटी नहीं है, ये छोड़े पड़े। ये इनके ऊपर तनकीद करना आसान है, करने के लिए प्रोग्राम शो आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, वो एक रौनक लगी हुई है, लगे रहेगी। यही तो कह रहे हैं फैसल भाई, इनको बेहतर कैसे किया जा सकता है? ये आपस में क्यों शदाबी, नहीं मैं बैठते? थोड़ा सा देखें, अगर ये बात है कि सियासतदान जो है एक मामला नहीं कर सकता, ये जब तक सारे एक पेज पे होंगे, कोई बात हो तभी चली जा सकती है ना। देखिए, रूल ऑफ लॉ की तहरीक तो हमेशा लॉयर्स ने चलाई, मीडिया ने सपोर्ट किया, सियासतदान उसमें साथ देते हैं। ठीक है, अब बारों का हाल ये है कि अपना पाकिस्तान, अब बारें जो हैं वो सबसे बड़ी पिट्ठू बनी हुई है, स्वाय एक दो के ग्रुपों के बंदे होते हैं। हमारे ग्रुप में, हमारे जब फवाद साहब के साथ हुआ तो हमारे ग्रुप ने मेहरबानी की, आप जुबैरी वगैरह ने, उन्होंने वहाँ पे खड़ा कर दिया। आमिर राव की और दूसरे उससे अपना है पाकिस्तान बार कौंसिल वालों से रिश्तेदार ज़्यादा है, उन्होंने कल उसका कर दिया। बाकी कौन बोलता है, कौन खड़ा होता है? सारे अपने अपने मामलात में लगे हुए, छोड़े पड़े इस मामले को। इस पे कोई हल नहीं है। इस मुल्क में एक ही हल है, जब आइन जमहूरियत की बालादस्ती होनी है तो तभी मामला है। उसके लिए आप, मुझे, हम सबको, बारों को, बिजनेसमैन को, अवाम को, सियासतदान को इकट्ठा होना पड़ेगा और इदारों को भी अपने अंदर सोच में तब्दीली लानी पड़ेगी। अगर ले आएंगे तो ठीक है, नहीं तो इसी तरह से चलता है, चलता रहेगा। कितनी देर चलता है इसकी कोई गारंटी नहीं। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपका, आपने हमारे साथ डिटेल से ये डिस्कस किया, क्योंकि गिरफ्तारियों का सीज़न जो है वो शुरू हो चुका है। फवाद चौधरी साहब, शहबाज गिल साहब, इमरान रियाज साहब, आमिर सईद रां साहब, तमाम लोग जो है वो इनको बारी बारी गिरफ्तार किया है। कुछ अभी भी हैं। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक पे बाद आएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो तारीख नहीं दी जा रही, उसका मामला हाई कोर्ट में भी पहुंच चुका है और गवर्नर्स की तरफ से ख़त भी लिखा गया, उस पर डिस्कस करेंगे। एक मरतबा फिर खुशामदीद। फैजुल्ला साहब, गवर्नर पंजाब, गवर्नर KPK की जानिब से ख़त लिखा गया है और इलेक्शन की जो तारीख़ है वो अभी तक नहीं दी जा रही। लाहौर हाई कोर्ट में भी ये मामला आ गया। लाहौर हाई कोर्ट ने भी आज गवर्नर पंजाब के जो वकील हैं उनकी दरख्वास्त पर उन्होंने कहा है कि कुछ वक्त दिया जाए, वो जवाब लेकर तो फिर हाजिर होंगे। उन्होंने कहा है, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने में जो है सूबे में आम इंतखाबात की तारीख से कबल मुशावरत की तजवीज़ देते हुए कहा है कि आम इंतखाबात का इनेकाद से पहले अमन अमान की सूरत हाल को मद्देनज़र रखना होगा। चीफ इलेक्शन कमीशन को लिखे गए ख़त में गवर्नर KPK ने कहा है कि इंतखाबात के इनेकाद से पहले कानून नाफिज करने वाले इदारों की राय ली जाए, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ साथ सियासी जमातों को भी एतमाद में लिया जाए। सियासी जमातों को भी एतमाद में लिया जाए, आइन में कोई ऐसी गुंजाइश है? देखें, जहाँ तक आइन की बात है, आर्टिकल 224 बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कहता है कि इलेक्शन शैल बी कंडक्टेड आफ्टर सर्टन नंबर ऑफ डेज, जिसका मतलब ये है कि आइन एक मैंडेटरी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहा है कि जो लिमिट है उसके अंदर ही इलेक्शन कंडक्ट करने हैं। अब क्या आइन के इस प्रोविज़न को एक ग्रैंड स्केल पर सियासी मुशावरत के थ्रू इस बात को एक्सटेंड किया जा सकता है कोई एक्सटेन्युअस सर्कमस्टांसेस की वजह से? मेरी नज़र में ये है कि अगर तो सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पे होकर कहती हैं कि अभी मुल्क की सूरत हाल ऐसी है कि इलेक्शन जो है वो डिले किए जाएं, तो फिर शायद इसको तस्लीम किया जा सकता है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अगर तब सारी की सारी पार्टीज एक पेज पे होकर कह देती हैं कि जी इलेक्शन थोड़े से आगे कर देने चाहिए, तो फिर इस बात को अगर मान ली जाती है ऑन प्रोविंशियल या नेशनल लेवल, तो इसको चैलेंज ही नहीं किया किसी साइड से किया जाएगा और इस पे कोई नहीं। लेकिन फैज, अगर जैसे अब तहरीक इंसाफ तो तुरी है ना कि भाई इलेक्शन कराओ, तो मेरी नजर में देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल वे मेरी नजर में जिसके थ्रू ये बात जस्टिफाई की जा सकती है इस के
इलेक्शन जो हैं वो डिले हों। अब इस पे ज़्यादा तो आई रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटिंग, क्योंकि मैटर अब अदालत में, अदालत बताएगी हमें कि आइन किस तरह आइन की तशरीह इस मामले में होगी या नहीं। बट मेरी जो रीडिंग है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके हिसाब से मेरी नज़र में इलेक्शंस किसी भी सूरत हाल में डिले नहीं हो सकते। देखें, जहाँ पर आइन एक मैंडेटरी प्रोविजन दे देता है और आइन कह देता है, एक हुक्म दे देता है कि ये चीज़ इस तरह से होगी, तो या तो एक आइन से बढ़कर कोई चीज़ हो जो कि हो नहीं सकती तो उसको रोका जा सकता है, वरना आइन की बात को इस तरह साइडलाइन नहीं किया जा सकता। एक ग्रैंड नेशनल लेवल पे कंसेंसस क्रिएट कर दिया जाए सारे जमहूरी कुव्वतों के बीच में, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, तो फिर ये आर्गुमेंट किया जा सकता है कि एक थोड़ा सा इसके अंदर डिले लाना जो है वो गलत नहीं होगा। लेकिन जहां तक आइन की बात है, कोई भी मेरी नज़र में रास्ता नहीं निकलता कि इलेक्शन जो है वो डिले किए जाए। बिल्कुल। अच्छा, ये गवर्नर पंजाब जो है, इनकी जानिब से वलीउर रहमान साहब जो है ख़त लिखा गया है उसमें इलेक्शन कमीशन को और स्पीकर को, उसमें ये कहा गया इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन पंजाब, स्पीकर पंजाब और तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी पार्टी के लीडर हैं उस्मान बुज़दार को भी ख़त लिखा गया है कि इस हवाले से मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी और इक़्तिसादी सूरत हाल को सामने रखा जाए। गवर्नर पंजाब का कहना है कि इलेक्शन कमीशन मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने से पहले तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करे। इलेक्शन कमीशन की शफाफ और मुनसिफाना तरीके से हालात का जायज़ा लेने के बाद जो है वो फैसला करे। अब आप ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी आइन के अंदर आपकी मुल्क में, अल्लाह करे, हमारी तो दुआ है कि ये जो सिक्योरिटी के मामलात बने हुए हैं ये फिर कभी भी ना बने। हम इस मुल्क की अवाम ने बहुत लहू बहाया है दहशतगर्दी की वजह से। हमारी दुआ है कि ये ख़त्म हो जाए और आइंदा इस तरह के मामलात बिल्कुल पाकिस्तान में ना उठें। लेकिन शादाब साहब, मुझे ये बताएं कि क्या होगा अगर अगले 4 साल मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल सही नहीं होती, तो आप 4 साल इलेक्शन नहीं करवाएंगे, 4 साल आप इंटरिम हुकूमत चलाएंगे। ये चीज़ें इलेक्शन से ही तो जो हुकूमत बनेगी वो इन चीज़ों से डील करेगी। इलेक्शन को आप इन वजूहात से मेरी नज़र में आईनी तौर पर साइडलाइन नहीं कर सकते। अगर अगले 10 साल पाकिस्तान में, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर अगले 10 साल पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल ऐसी ही रहती है सिक्योरिटी की, तो फिर हमने क्या करना है? हमने 10 साल इलेक्शन नहीं करवाना। आप मुझे ये थोड़ा सा रहनुमाई करें कि ये भी कहा जाता है कि एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाए, फाइनेंशियल एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाए तो फिर होगा, क्योंकि अभी हुकूमत के सामने सिक्योरिटी के मसाइल तो हैं ही हैं। अब एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमारे पास तो खाने के पैसे नहीं हैं, हमारे पास पेट्रोल के पैसे नहीं हैं, हम भूख से मर रहे हैं, और इस हालात के अंदर जब आपका ख़जाना खाली है, एक बड़ी अमाउंट चाहिए इलेक्शन करवाने के लिए। देखें ना, इलेक्शन करवाना कोई ऐसे थोड़ी है, हम तो यहाँ छोटे से इलेक्शन करवाएं तो इतना ख़र्चा हो जाता है, तो ये पूरे मुल्क के इलेक्शन करवाना, आपने अमला है पूरा उसको सारा लेके चलना है, फिर टीचर्स को लाया जाता है, फिर गाड़ियों का फ्यूलिंग नहीं, बहुत ज्यादा खर्चा, इस पे तो क्या हम फाइनेंशियली इस वक्त लग रहा है कि अफोर्ड कर सकते हैं कि पेट्रोल 250 रुपए लीटर हो गया है। अब ये उस वक्त तक, जब तक इलेक्शन जाता है, पता नहीं कितने तक 250 रहता है, 300 चला जाता है। अब इस सिचुएशन में आपने तमाम मूवमेंट गाड़ियों पे करनी है, बसेस पे करनी है। आप तो वोटर घर से नहीं निकलेगा कि मैं 300 रुपए का वोट लीटर या 400 रुपए का लीटर पेट्रोल डलवा के क्यों जाऊं वोट डालने के लिए। देखें शादाब साहब, मेरा तो वही है कि अगर 3 साल आपके मुल्क के अंदर इकोनॉमिक सूरत हाल जो है वो बेहतर नहीं होती और इसी तरह महंगाई होती रहती है, तो आपने इलेक्शन कभी भी नहीं करवाने। आपने 3 साल इलेक्शन नहीं करवाने, 3 साल इंटरिम हुकूमत चलानी है आपने। देखिए, जमहूरियत जो इन चीज़ों के मईशत के ताबे नहीं है, मईशत जमहूरियत के ताबे है। जो एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है वो एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी उसकी बहुत बड़ी वजह है। आपको चाहिए इस वक्त कि आप एक असेंबलियों की मुद्दत पूरी, मेरी नज़र में तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि असेंबलियों की मुद्दत पूरी होने देते ताकि एक पॉलिटिकल सर्टेनिटी पता सबसे बेस्ट वो था, सबसे बेस्ट वो था। लेकिन अब अगर असेंबलियां डिसॉल्व कर दी गई हैं एक जिद की बेसिस के ऊपर, तो ठीक है। इलेक्शन को इस वजह से रोकना जो है वो मेरी नज़र में बहुत एक बड़ी गैर आईनी हरकत है और वो नहीं करनी चाहिए। आइन को आप एक चीज जो है उसका तकद्दस बरकरार रहने दें, आइन का तकद्दस आप बरकरार रहने दें, आप अपनी जमहूरियत का तकद्दस बरकरार रहने दें। आप ये नहीं कह सकते कि जी ये क्योंकि हमारे मुल्क में इस वक्त माशी सूरत हाल अच्छी नहीं है तो हमने इलेक्शन ही नहीं करवाने, सिक्योरिटी सूरत हाल अच्छी नहीं है हमने इलेक्शन ही नहीं करवाने, तो फिर बंद कर देंगे जमहूरियत। ये जमहूरियत ही बंद कर दें, इलेक्शन का सिलसिला ही बंद कर दें। हर 5 साल जो आपके मुल्क में खर्चे होने वो खर्चे हो ही नहीं। करा रही हुकूमत इलेक्शन। हाँ जी,
हुकूमत इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जाना चाह रही? देखिए ये तो अब उनकी एक सियासी शायद वो है, उस पर तो मैं कमेंट नहीं करना सर इस चाहूंगा। हालत मैं में इतना जब आप अपने 250 आप को रुपये का लीटर एक्सपर्ट नहीं पेट्रोल डलवा समझता। रहे हैं, जो इलेक्शन में जाएगी हुकूमत, तो मेरे ख्याल में कि ये तो एक बंदे को किसी लेकिन को भी सवाल यही है ना, फिर आपने कितनी देर नहीं करवाना? 250 रुपए लीटर जो है वो 3 साल रहा तो आपने 3 साल नहीं कराना, फिर कितना नीचे आएगा तो आपने कराना है? 245 पे करा लेंगे, 235 पे करा लेंगे, कितने पे करवाएंगे फिर? या तो ये लिमिट 120 से ऊपर आवाम को कबूल नहीं होगा। लेकिन मेरा देखिए ना, मेरा सवाल ही यही है कि आप किस तरह ये चीजें, जमहूरियत इन सारों से ऊपर है, आइन इन सारों से ऊपर है। आइन ने अगर एक मैंडेट दी है, ये मेरा सबसे बड़ा जो इस चीज पे मुझे जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि हमारे मुल्क की तारीख में जब जब गैर आईनी अमल हुए वो बार बार रिपीट हुए। जब जब गैर आईनी अमल हमारी जमहूरियत के साथ या हमारे गैर आईनी अमल किया गया है, तो तब तब वो बार बार रिपीट किया गया और इस मुल्क को उससे नुकसान पहुंचे। अपनी 1947 से लेकर अब तक की तारीख उठा लें, जब जब एक गैर जमहूरी या गैर आईनी हरकत हुई वो रिपीट हुई। आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं, और वो उसने एंड में आपके मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। आपको चाहिए ये कि आइन और जमहूरियत को सबसे ऊपर रख के उनको बरकरार रखे, बाकी चीजें खुद ठीक होंगी। सर पेट में रोटी ना हो तो आप आइन, जमहूरियत, सब कुछ अपनी जगह पे, क्या आपको होगा? पेट में रोटी नहीं है। लोग, आपको पता है किसी की 20,000 25,000 रुपया तनख्वाह है, फैज़ 250 रुपये लीटर फ्यूल है, फिर उसके बाद बिजली महंगी, एक आख बल्ब लगा ले तो आपका बिल इतना आ जाता है, गैस, हर चीज़ जो है वो, मतलब कोई किसी भी तरीके से ये फिजिबल चीज़ें नज़र नहीं आ रही। और क्या अगला इलेक्शन अगर करवा दिया जाता है तो पॉइंट्स कुछ और भी हैं। कुछ मेरी कुछ हुकूमती सीनियर लोगों से बात हुई तो वो ये कहते हैं, एक लाइटर नोट के अंदर उनका ये कहना था कि क्या इलेक्शन गारंटी है कि इमरान खान साहब अगर हार जाते हैं जनरल इलेक्शन में तो वो ये कबूल कर लेंगे, वो दोबारा कंटेनर पे नहीं चढ़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त मज़ीद कंटेनर्स का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। देखिए वो अब ये चीज़ तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अब पहले भी आप और मेरी इस बारे में जब भी बात हुई तो हम इसी कंक्लूजन पे पहुंचे कि 1947 से लेकर अब तक कोई ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ जिसमें हारने वाले ने तस्लीम कर ली हो अपनी हार। हर दफ़ा यही होता है। इमरान खान साहब की अपनी एक पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है, वो अपनी एक सियासत अपने एक अंदाज से चलाती हैं। आप तो नहीं कह सकते कि वो किस तरह चलाएंगे या उसको किस तरह टैकल करना है। अगर इमरान खान साहब प्रोटेस्ट करने सड़क पे निकलते हैं और वो एक नाजायज़ प्रोटेस्ट हो तो हुकूमत के पास पूरा इख्तियार है उसको टैकल करने के लिए। पहले भी टैकल किया, आगे भी करे। ये चीज़ें जो हैं इनकी अब वही बात है कि इमरान खान हार नहीं तस्लीम करेंगे तो हम अगले 4 साल इलेक्शन ही नहीं करवाते। हम इंतज़ार करती हैं और हम क्या नाम है बैठे रहती हैं इंटरिम हुकूमतों के अंदर। ये चीज़ें तो नहीं होती। आपने अगर अपनी जमहूरियत चलानी है तो आप अपनी जमहूरियत चलाएं। आप इस सारे अपने एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को रोक तो नहीं सकते। और अगर इस बात के ऊपर इलेक्शन रोका जा रहा है कि इमरान खान साहब अगर हार गए तो वो फिर कंटेनर निकाल देंगे, तो फिर तो वो इसहाक डार वाली बात सही थी, अल्लाह ही हाफिज है इस मुल्क का, फिर सारे शहादत का कलमा पढ़ें और इंतजार करें। ये बात तो आप नहीं कर सकते कि जी हार तस्लीम नहीं होगी या प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगी या सियासी इख्तलाफात जो हैं वो बढ़ जाएंगे तो उसके लिए हमने इलेक्शन ही नहीं करवाने। ये किस तरह की बात हुई अपने आइन और जमहूरियत को साइडलाइन करने के लिए? ये बड़ी एक मेरी नज़र में तो गैर जिम्मेदाराना बयान है जो दिया गया जिसकी तरफ से भी आया, और मैं इससे 1% भी एग्री नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। अपना जाते जाते आखिरी 5 मिनट में मेरा ख्याल एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अदालतों ने जो हाई कोर्ट्स के अंदर जो मामला चल रहे हैं स्मोक के मुतालिक, और उसमें इन्होंने थोड़ा सा रिलीफ दिया है कि 11 बजे तक जो है वो शॉप्स खुली रखी जा सकती हैं। और फैज़ मेरे ख्याल में ये अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ की तरफ ले जा रहे हैं। अभी आप ये देखें कि अभी हो सकता है कि हमें थोड़ा सा अजीब लगे अदालत का ये फ़ैसला कि लो 6 बजे तक 8 बजे तक दुकानें कैसे खुलें, 6 बजे तक कैसे खुलें। आपको याद होगा पाकिस्तान के अंदर कुछ साल पहले अगर चले जाएं तो शादी ब्याह की तकरीबात के अंदर एक रिवाज होता था कि 10-11 बजे तो आप घर से निकल के जाते थे और सारी सारी रात आप फंक्शन करते थे। लेकिन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया हुकूमतों ने और अब आप 10 बजे शादी से फ्री हो जाते हैं, 10:15 बजे आप वापस घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो अगर इन चीज़ों को बेहतर किया जा रहा है, बेहतर किया जा सकता है कि आप टाइमली दुकानें बंद करें, शॉप्स आप सुबह के टाइम खोलें
और एनर्जी का यूज़ करें जो कुदरती है, सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करें सोलर्स वगैरह के ज़रिए, तो काफ़ी ज़्यादा मसाइल से बचा जा सकता है। हम कहते तो हैं फैज़ के मसाइल से बचना है, हुकूमत कुछ नहीं कर रही, मैं और आप भी यहाँ शदाब साहब बैठ अब के यही रह गया है कि अनकरीब हुक्म ये है कि मगरिब के बाद अवाम भी सारी सो जाए ताकि मगरिब के बाद घर में बल्ब भी ना चले। तो देखिए, फैज़ क्या है इसमें? देखो, बात अगर ये है एक चीज़ कि मुल्क की बेहतरी के लिए भाई मेरी भी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। फैज़ अगर मैं मगरिब के बाद सो जाता हूँ, नहीं इशा पढ़नी है, इशा के बाद सो जाता हूँ फौरी तौर पर लाइट्स ऑफ करके, और मुझे पता है कि मैं अपने मुल्क के लिए बचत कर रहा हूँ, और आप भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, जरदारी साहब भी कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं, और इमरान खान साहब भी कर रहे हैं, बराबरी पे सब कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल इसमें हर्ष तो कोई नहीं मेरी है। नज़र में पहली बात तो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट का जो ये ऑर्डर था, इसके पीछे नीयत बिल्कुल मैं मानता हूँ कि एक अच्छी नीयत से ये ऑर्डर किया गया था और ये है, लेकिन क्या ये रूट कॉज आपकी स्मॉग की और आप स्मॉग की रूट कॉज को ये इफेक्ट करेगा? क्या वो ख़त्म करेगा? जो शहर के बाहर आप मोटरवे पे चले जाएं तो स्टबल बर्निंग जिस तरह हो रही होती है, विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट लेकिन कॉजेज फैज़ किसी हद तक तो ऑफ कंट्रोल स्मॉग, कर उसके सकते हैं ना, ये साथ जो साथ आपके शहरों के अंदर देखें आपको मसला टाइम की बंदिश का, टाइम पर रेस्टोरेंट या दुकानों की बंदिश का नहीं है, आपको मसला यह है कि आपके मुल्क के अंदर ट्रैफिक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से सड़कों पर ट्रैफिक ज़्यादा है, कंजेशन ज़्यादा है, और उसकी वजह से आपकी जो कार्बन एमिशन है वो इंक्रीज़ कर रही है, जिसकी वजह से फिर आपकी स्मॉग इंक्रीज़ कर रही है। ये बेशक इन स्टेप्स के पीछे लाहौर हाई कोर्ट की नीयत अच्छी थी। सवाल ये उठता है कि क्या ये मसले को हल कर देंगे? तो मेरी नज़र में अगर इस हद तक देखा जाए तो बिल्कुल भी मसला ये हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसके लिए ग्रैंड लेवल पर आपकी अर्बन रीडेवलपमेंट, री प्लानिंग की ज़रूरत है। आपको चाहिए कि आपकी अर्बन ट्री प्लांटेशन है वो इंक्रीज़ की जाए, आपकी कार्बन एमिशन डिक्रीज़ की जाए, रोडों पे कंजेशन डिक्रीज़ की जाए, आपकी जो स्टबल बर्निंग है वो डिक्रीज़ की जाए, आपके इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो डिक्रीज़ किया जाए। ये सारा को एक बहुत ग्रैंड लेवल पे होगा। ये रेस्टोरेंट को देखिए, रेस्टोरेंट आप अगर 10 बजे बंद करके कह रही हैं कि 12 बजे तक उसकी टेक अवे चल सकता है, तो फिर भी सड़क के ऊपर जो गाड़ी या जो मोटरसाइकिल जो है वो कार्बन एमिशन एमिट कर रहा है, कार्बन एमिट कर रहा है आपके एटमॉस्फेयर के अंदर, जिसकी वजह से स्मॉग ज़्यादा होती है, वो तो फिर भी सड़कों पर मौजूद होगा। मुझे नीयत बेशक इसके पीछे सही थी, और ये एक बहुत, लेकिन ये एक बहुत छोटा स्टेप था जिससे मुझे लगता है एक लार्जर स्कीम में बहुत वो नहीं हो सकता। लेकिन वही बात है कि हमारी अदालतें एक हद तक ही काम कर सकती हैं, हुकूमत इस काम के ऊपर प्रोएक्टिवनेस ले, लेकिन वही पुरानी कहानी जी कि जब तक सियासतदान अपनी सियासत से फारिग होंगे तो नज़र डालेंगे और उनको हल करने की तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया फैजुल्ला खान नियाजी का, फैसल चौधरी एडवोकेट आपका, और आमिर सईद रां के भाई आदम सईद रां जो कि ख़ुद वकील हैं आपका। नाज़रीन, इस जुमे इतना ही। आइंदा जुमे नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।